हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो मैकेनिक्स में जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन से क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उसके अलावा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में और लॉ ऑफ डायनेमिक्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके अलावा फ्रिक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है, ये चीज़ें जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करी थी। तो हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होती है उसके और रिएक्शन फोर्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कांस्टेंट रहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो कौन से मटेरियल के लिए जो कांटेक्ट में सरफेसेस हैं, कौन कौन से सरफेस के बीच में किस प्रकार का जो क्या नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। अब बात करते हैं फ्रिक्शन एंगल की। तो अगर हम फ्रिक्शन एंगल की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको कि जो आपकी रिएक्शन फोर्स होती है और जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होती है, दैट मीन्स कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होती है, उस दोनों के रिजल्टेंट तथा जो आपके रिएक्शन फोर्स होती है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं या घर्षण कोण कहते हैं। अब आइए, अगर हम बात करें मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी ये है, ठीक है। अब इस बॉडी पे फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, है ना, एफ। मतलब कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। इसके बाद क्या होगा कि बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। और मान लीजिए ये है रिएक्शन फोर्स आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आपका रिएक्शन फोर्स है और यहाँ पे फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका एफ है। अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो अगर उसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू आर, है ना। अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट आपका यहाँ से कहीं जाता है ना। इस रिजल्टेंट को हम बोलते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें, मान लीजिए ये R1 है, ये हमारा रिजल्टेंट, इसकी वैल्यू R सफिक्स 1 है ना, ये R1 है। अब जो ये आपका R1 होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स, ये जो है आपके जो आपका अविलंब रिएक्शन है, दैट मीन्स कि लंबवत जो आपकी रिएक्शन होती है R, उससे ये जितना एंगल बना रहा है, माने अगर हम मानते हैं कि ये एंगल हमारा क्या है, फाई है, तो यही जो आपका एंगल फाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी पे एक कोई फोर्स हमारी P लग रही है, तो यही जो एंगल फाई आपका होगा, यही आपका एंगल ऑफ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। यही एंगल फाई आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको एक इस फोर्स को यहाँ पे ट्रांसमिट कर दें,
दैट मीन्स कि ट्रांसफ़र कर देते हैं, फोर्स को हम ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं। तो ये जो हमारा लिमिटिंग फोर्स है इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, तो ट्रायंगल हो जाएगा ओ आर आर वन। अब अगर बात करें इस ट्रायंगल में तो आप देख रहे होंगे tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम tan फाई की बात करेंगे तो यहाँ से आपको जो है tan फाई परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा R1, क्योंकि R1 की वैल्यू, ओ सॉरी, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा F को ही हमने ऊपर ट्रांसफर किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका F। उसके अलावा बाई में क्या होगा R, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा फ्रिक्शन एंगल है दैट मीन्स फाई, अगर हम उसको निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फाई बराबर tan इनवर्स F बाई आर, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई इस तरीके से करें कि आपको पता है ये क्या होता है, F इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, ये म्यू इंटू आर होती है, ठीक है। अब आर और आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जब आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो आपका इनडायरेक्टली क्या बचेगा, म्यू बचेगा। तो यहां से आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। तो अगर आपको फ्रिक्शन एंगल निकालना है या एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट tan इनवर्स जो आपका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया रहेगा डायरेक्टली आप वहां से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको फ्रिक्शन कॉफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, जो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू होगी दैट मीन्स मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू विच इज, अगर आपको नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू एफ रख के उसके बाद रिएक्शन फोर्स की वैल्यू रख के और उसका इन्वर्स लेंगे तो भी आपको फ्रिक्शन एंगल मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, टेंजेंट होता है किसका, म्यू का, दैट मीन्स की कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका टेंजेंट क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर हम बात करें एंगल ऑफ रिपोज की, चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, यहीं पे आइए देखते हैं। तो अगर हम एंगल ऑफ रिपोज को देखें तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब कि एक हमारे पास कोई भी जो सरफेस से एक प्लेन है जो कि सरफेस से एक फिक्स एंगल पे जो है वो इंक्लाइंड है। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है जो कि जिसका इंक्लिनेशन का एंगल जो है वो अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोई इस प्लेन पे एक कोई बॉडी रखी हुई है। तो अगर हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की तो एंगल ऑफ रिपोज एक तरीके से जो ये इंक्लाइन प्लेन है उसका इंक्लिनेशन एंगल होगा, जिसमें क्या हो कि ये बॉडी बैलेंस कंडीशन में विदाउट स्लिपिंग बैलेंस कंडीशन में बनी रहे। मतलब कि अल्फा का वह मिनिमम वैल्यू जिसके लिए ये जो इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रखी है वो विदाउट स्लिपिंग विदाउट मूविंग बैलेंस कंडीशन में इस इंक्लाइन प्लेन पे बनी रही। आइए देखते हैं वो कंडीशन क्या होगी और कैसे होगी। तो मान लीजिए ये जो हमारी बॉडी है इसका वेट W है जो कि डाउनवर्ड काम कर रहा है। ये वेट W क्या है, बॉडी का डाउनवर्ड काम कर रहा है।
एंगल इसका आपको अल्फा दिया हुआ है। अब उसके अलावा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर लगती है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखी हुई है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है एक नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए कार्य कर रही है, जिसको हम बोलेंगे आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी फोर्सेस हैं उसको हम क्या करते हैं, या तो प्लेन के इस जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं, है ना। क्योंकि हम इक्वेशन दो ही डायरेक्शन में बॉडी की बैलेंसिंग को देखते हैं, एक्स प्लेन और वाई प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। अब देखिए, अगर हम ये जो आप देख रहे हैं जो बॉडी वेट नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, इसको अगर हल्का सा हम एक्सटेंड करें नीचे की तरफ, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। जो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल प्लेन है इससे ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो अगर हम बॉडी को जो फोर्स वेट बॉडी का कार्य कर रहा है डाउनवर्ड, इसको हम प्लेन के परपेंडिकुलर, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर और पैरेलल डायरेक्शन में अगर हम रिजॉल्व करते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक, और ये आपका हो गया पैरेलल टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर इस दो डायरेक्शन में हम W को रिजॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे होंगे ये 90 है, ये एंगल अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एंगल होगा, यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर आपका फोर्स का रिजॉल्वेंट पार्ट आएगा, वो क्या होगा, ये एंगल अल्फा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, W कॉस अल्फा। कॉस किसके, कॉस जहां पे जिसके पास होता है, मतलब थीटा जिसके पास होता है, कॉस उसके साथ होता है, इस तरीके से याद करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, W कॉस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, इस प्लेन के इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, और पैरेलल जो रिजॉल्व करने के बाद W का कंपोनेंट आएगा, वो क्या होगा, W साइन अल्फा, है ना। W साइन अल्फा, थोड़ा सा राइटिंग नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग बस समझिए कि क्या करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट हो गए, एक परपेंडिकुलर हो गया और एक क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी फोर्सेस हैं उसे हम परपेंडिकुलर और वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर लेंगे। तो आपको पता है, अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में, इस प्लेन के इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में, तो दो फोर्सेस कार्य कर रही है। एक तो आपका रिएक्शन फोर्स अपवर्ड कार्य कर रहा है वर्टिकली, और इसके अपोजिट क्या है, W cos थीटा। तो यहां से हमें एक इक्वेशन तो ये मिल जाएगी कि R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हमारा हो जाएगा W cos अल्फा। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे, तो ये जो फोर्स होगी W साइन अल्फा, यही फोर्स क्या कार्य करेगी, बॉडी को नीचे की तरफ लाने का एक कार्य ये फोर्स करेगी। लेकिन चूंकि प्लेन क्या है, दो मेटिंग सर्फेसेस हैं जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट दो मतलब कि दो मेटिंग सरफेस हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करने का प्रयास करेंगे। जब ये मूव करने नीचे की तरफ ये फोर्स इसको खींचने का प्रयास करेगी बॉडी को, तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट लगेगा, है ना। और जब जस्ट अबाउट टू मूव होगी ये बॉडी, तो कितना लग रहा होगा फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन, विच इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ठीक है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करेंगे, तो ये तो आपकी पहली इक्वेशन हो गई, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पैरेलल टू
प्लेन, दिस इंक्लाइन प्लेन अगर हम कंसीडर करें तो मान लीजिए कि हमारी बॉडी क्या है, बैलेंस कंडीशन में। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगी कि इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस इस डायरेक्शन में जीरो होने चाहिए। तो जीरो होने का मतलब क्या है कि डब्ल्यू साइन अल्फा जो है म्यू आर के बराबर हो। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डब्ल्यू साइन अल्फा जो होगा हमारा, डब्ल्यू साइन अल्फा ये किसके बराबर होगा, म्यू इंटू आर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसको देखिए, एक जगह है डब्ल्यू कॉस अल्फा और एक जगह डब्ल्यू साइन अल्फा, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कर दें, यानी कि दैट इज इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो अगर 2 को 1 से डिवाइड करें तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा tan अल्फा हो जाएगा, आर से आर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू। तो यहां से अगर हम बात करें तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब आपको पता है कि म्यू क्या है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है। और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको जस्ट अभी हमने बताया कि ये किसके बराबर होती है, tan फाई के, है ना, अभी हमने प्रूव किया था। फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर यहां से हम रिलेशन देखेंगे तो tan tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो अल्फा होगा वो फाई के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें जो एंगल ऑफ रिपोज दैट इज मिनिमम एंगल जिसपे कि जो आपकी इंक्लाइन प्लेन पे रखी बॉडी है वो बैलेंस कंडीशन में बनी रह सकती है, सॉरी मैक्सिमम एंगल, मिनिमम नहीं मैक्सिमम एंगल जिसपे जो आपकी इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई बॉडी है वो बैलेंस कंडीशन में बनी रह सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। और वो हमारा कितना होता है, ये जो अल्फा होता है एंगल ऑफ रिपोज, ये हमारे फ्रिक्शन एंगल के बराबर होता है। यानी कि जो आपका अगर हिंदी में बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज को हम क्या बोलते हैं, विश्राम कोण बोलते हैं या क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो क्रांतिक कोण या विश्रांत कोण ये किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन एंगल के, है ना, जो अभी हमने प्रीवियस में देखा था। जो एंगल आपका रिएक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बीच में जो रिएक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट था, उस रिजल्टेंट और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा था वो आपका फ्रिक्शन एंगल था। और सेम फ्रिक्शन एंगल के बराबर जब जो इंक्लाइन प्लेन है उतना इंक्लिनेशन अगर रहेगा तो ये बॉडी जो आपकी ये बैलेंस कंडीशन में रहेगी, नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम कोन ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो मान लीजिए कोई बॉडी है। अब अगर हम बात करें तो इस बॉडी पे अगर एक कोई फोर्स लग रहा है पी, ठीक है, पी के वजह से यहाँ पे मान लीजिए कि जस्ट ये बॉडी मूव करने वाली है, उस टाइम पे जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स या लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारा किसके बराबर है, म्यू आर, यहाँ पे एफ गलत लिखा हुआ है, म्यू आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू आर, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया।
इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, R1। मान लीजिए इनका रिजल्टेंट है R1, ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है, ठीक है। तो ये जो आपका रिजल्टेंट होता है, तो अगर मान लीजिए कि हम जो आपका फोर्स अप्लाई किया गया है इस बॉडी पे, इस फोर्स को हम 0 से लेके 360 डिग्री तक रोटेट कराते हैं। मतलब कि अभी ये इस कंडीशन में है, फिर हमने थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, 1 डिग्री किया, फिर 2 डिग्री किया, है ना। तो चाहे आप क्लॉकवाइज में घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स पी को, और चाहे आप इस फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लीजिए। तो घुमाने का मतलब ये है कि आप 0 से 360 डिग्री तक किसी भी डायरेक्शन में अगर इस फोर्स को रोटेट कराएंगे, तो साथ ही साथ क्या होगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी इसके अकॉर्डिंग रोटेट करेगी, दैट मीन्स कि जस्ट अपोजिट रहेगी 180 डिग्री, है ना। इसके अलावा जो रिजल्टेंट है वो भी आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो एक तरीके से ये जो रिजल्टेंट का एंड पॉइंट है, ये क्या करेगा, एक ऊपर एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। और अगर उस सर्कल के पॉइंट को हम जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस के किसी एक पॉइंट पे मिला दें, तो एक तरीके से ये क्या करता है, कोन जनरेट करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन कोन या कोन ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, सन को घर्षण सन, ठीक है। एक बार जैसे सुनिएगा कि जो भी अप्लाइड फोर्स है, जब हम उसको 0 से 360 डिग्री के बीच में उसके डायरेक्शन को बदलेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू होगी वो भी बदलेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर चेंज होगा, तो जो रिजल्ट आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी, उसकी भी डायरेक्शन हमारी चेंज होगी। तो जैसे जैसे चेंज होगी, तो क्या करेंगे कि उसके जो वैल्यू है उसके पॉइंट्स को अगर हम मिलाते जाएं, तो वो एक तरीके से एक सर्कल बना देगा, ठीक है। अब अगर इस सर्कल को जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट सरफेस के किसी पॉइंट पे अगर हम इसको मिला दें इन पॉइंट को, तो एक तरीके से एक प्रकार का ये शंकु बना देता है ना। तो ये जो शंकु होता है उसका बेस क्या होगा, आपका रिएक्शन फोर्स जिस तरीके से मूव करेगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स है जिस तरीके से मूव करेगा, उसका पॉइंट ऑफ लोकस एक सर्कल बनाएगा, और जो आपका कोन का शीर्ष होगा या हेड होगा, वो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस होगा। तो इस तरीके से जो बनने वाला आपका कोन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण शंक के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करेंगे सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ दिस कोन, तो वो क्या होता है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन एंगल फाई, वो रिजल्टेंट R1 और रिएक्शन फोर्स R के बीच में होता है। और इसी एंगल से क्या करेगा, ये चारों डायरेक्शन में 360 डिग्री जो हमारा रिएक्शन है वो रोटेट करेगा। तो इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, और वो किसके बराबर होता है, आपके घर्षण कोण के फाई के बराबर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब कि अगर कोई हमारी बॉडी है जो कि किसी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो है वो रखी हुई है, तो उसका इक्विलिब्रियम जो है या साम्य अवस्था, किस तरीके से वो बॉडी संतुलन में आएगी या रहेगी, उसकी एनालिसिस इस टॉपिक के अंतर्गत हमें देखना है। तो मान लीजिए, माना कि ये कोई डब्लू वेट की बॉडी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस पे रखी गई है। तो बॉडी का वेट क्या है, वो डाउनवर्ड वर्टिकली, इस प्लेन जो आपका प्लेन एक्स है उसके वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है वाई प्लेन में लगेगी, जस्ट परपेंडिकुलर टू दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वर्टिकल रिएक्शन आर कार्यरत है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक फोर्स पी है
जो कि बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में कार्य कर रही है, एक्स से थीटा एंगल पे। देखिए अभी तक हम अमूमन क्या करते थे कि हम हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स को मान के चल रहे थे। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया और हमने जो माना है कि जो ये फोर्स P है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे कार्य कर रही है। तो अगर हम बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन की बैलेंसिंग केस में, अगर हम उसकी बात करते हैं जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस कंडीशन की बात करें तो हम क्या करेंगे कि बॉडी पर लगने वाले सभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेंगे। जैसे कि हम बैलेंसिंग ऑफ फोर्स में हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट अ पॉइंट, है ना, ये क्या करते थे, जीरो कर देते थे अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में या संतुलन बैलेंस कंडीशन में है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो ये आपका P फोर्स थीटा एंगल पे कार्यरत है, इसको आप क्या करेंगे कि रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व कैसे करेंगे, इस P फोर्स को हम एक पैरेलल टू प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन, दो डायरेक्शन में P फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो थीटा चूंकि हॉरिजॉन्टल से लिया गया है तो इसलिए P cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा P sin थीटा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल या एक्स डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 करेंगे फॉर द बैलेंसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि P cos थीटा हमारा किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स क्या करेगा, बॉडी को एक्स डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो इसलिए P cos थीटा हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू म्यू आर के बराबर होगा। उसके अलावा बात करें जो वर्टिकल फोर्स होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा वेट नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और जो आपका P sin थीटा और रिएक्शन फोर्स है वो दोनों ऊपर की तरफ कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से आप रिएक्शन अगर निकालेंगे तो देखेंगे कि R प्लस P sin थीटा, हमने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो R प्लस P sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। अब यहाँ से आप देखेंगे R की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा W माइनस P sin थीटा। अब इस R की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें और जब आप इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे R की वैल्यू को पुट करेंगे तो P cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू W माइनस P sin थीटा। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे और म्यू इंटू W माइनस म्यू P sin थीटा। अब एक काम करिए कि यहाँ से जो भी साइन थीटा और कॉस थीटा का कंपोनेंट है वो एक साथ कर लीजिए, तभी हमारा जो है एक पर्टिकुलर फार्मूला बन पाएगा। कैसे बन पाएगा अभी बताते हैं। आप यहाँ पे क्या करिए, म्यू इंटू डब्लू को एक साइड रखिए और माइनस म्यू पी साइन थीटा को इक्वल टू के अपोजिट भेजिए। तो आप यहाँ पे भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ऑलरेडी पी कॉस थीटा था, तो आप पी को क्या लीजिए, कॉमन लीजिए, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डब्लू। अब आपको पता है कि फाई क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू बराबर क्या होता है, tan फाई, है ना। जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो tan फाई के बराबर होता है, अभी हमने जस्ट देखा हुआ है। तो यहां से आप tan फाई को sin फाई बाई cos फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan फाई बराबर, आप म्यू को पहले tan फाई के फॉर्म में रखिए, उसके बाद tan फाई को आप sin फाई और cos फाई, sin फाई बटे cos फाई के फॉर्म में रखिए। तो यहां से आपका आ जाएगा p cos थीटा, म्यू की जगह sin फाई बाई cos फाई इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे w sin थीटा बाई sin फाई बाई cos फाई। तो आप देखेंगे कि अगर आप cos फाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दें तो जो नीचे का cos फाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई इंटू पी अपॉन में cos फाई और इक्वल टू हो जाएगा w sin फाई बाई cos फाई कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे होंगे cos a माइनस बी का फार्मूला, है ना। cos a माइनस cos b क्या होता है, cos a प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये
कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम पी, अब इसको सीधे कॉस ए माइनस बी यानी कि थीटा माइनस फाइव कर देंगे। फिर उसके बाद हमें चूंकि पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से डब्ल्यू साइन फाइव अपन कॉस थीटा माइनस फाइव करेंगे और यही हमारी क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी। अब पी की वैल्यू अगर हमें मैक्सिमम निकालनी है, ओ सॉरी पी की वैल्यू हमें मिनिमम निकालनी है, तो उस केस के लिए हम देखेंगे कि पी की वैल्यू हमारी मिनिमम कब होगी, यानी कि सॉरी हमें कितने एंगल पे जो है फोर्स को लगाना, मिनिमम फोर्स को लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारी बॉडी आसानी से मूव कर पाए। मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या होगी जिस पर हमें पी की वैल्यू जो है वो मिनिमम मिलेगी। मिनिमम एफर्ट में हम जो है उस क्या नाम है बॉडी को दूसरे सरफेस पे क्या करते हैं, क्या नाम है दूसरे सरफेस पे हम मूव करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो पी की अगर हमें मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, हमें कम से कम एफर्ट लगाना है, कम से कम फोर्स लगाना है, तो उस पी की पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू के लिए हमें जो ये वैल्यू है नीचे वाली अपान में, इसको क्या चाहिए होगा, इसको मैक्सिमम चाहिए होगा। तो आपको पता है कि अगर ये मैक्सिमम हमें करना है तो थीटा माइनस फाइव का जो वैल्यू है, जो कॉस थीटा माइनस फाइव की वैल्यू है, उसको हम क्या करेंगे, आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है कॉस थीटा की, कॉस जीरो की वन होती है ना। तो मतलब कि हम इसे कॉस जीरो, अगर थीटा माइनस फाइव क्या हो जाएगा, ये टोटल जीरो हो जाएगा यानी कि थीटा बराबर फाइव हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब हमें ये टोटल वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, वही कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है। उस वैल्यू को गेन करने के लिए हमें थीटा और फाइव जो है उसको इक्वेट करना होगा वन के, तो इक्वेट करेंगे तो कॉस जीरो आएगा। अब यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल कर लीजिए, थीटा माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, थीटा बराबर फाइव। मतलब कि जो हमें जो अप्लाइड फोर्स का जो हॉरिजेंटल से एंगल होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, है ना। जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा तो उस समय हमें कम से कम एफर्ट लगाना रहेगा, यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स बराबर क्या हो जाएगा। अब अगर आप यहां देखें तो जो पी की हमारी वैल्यू मिनिमम होगी वो पी कॉस थीटा है। अब थीटा बराबर अगर फाइव हो गया तो पी कॉस फाइव जो है वो हमारी पी की क्या है, मिनिमम वैल्यू है, यानी कि हमें कम से कम जो है इतनी वैल्यू लगाएंगे तो हमें फोर्स जो है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर केस आपको याद रखना होगा, यानी कि अगर आपसे प्रैक्टिकली भी पूछा जाता है कि कोई बॉडी है जिसको आपको किसी प्लेन पे खिसकाना है ना, तो उस केस में आपका जो बॉडी पे जो आप फोर्स लगाएंगे वो कितने एंगल पे फोर्स लगाएंगे कि आपको कम से कम एफर्ट में सॉरी आपको कम से कम प्रयास करके और बॉडी को आसानी से आप आगे की तरफ मूव करा पाए। तो उस केस में देखिए जब थीटा और फाइव इक्वल हो जाएंगे तो नीचे की वैल्यू कॉस थीटा माइनस फाइव कॉस जीरो इक्वल टू वन हो जाएगी और मिनिमम फोर्स इतनी कम से कम हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, और हमें आसानी से जो है ये फोर्स की वैल्यू हो गई और ये एंगल हो गया फाइव, तो फाइव एंगल के बराबर हमें फोर्स लगानी पड़ेगी और मिनिमम डब्ल्यू साइन फाइव फोर्स लगानी पड़ेगी, तो हमारी जो है बॉडी मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से जो है इस पे बेस्ड कुछ क्या नाम है आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो जो भी न्यूमेरिकल होंगे हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे भी प्रैक्टिकली आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी बॉडी पे हम कितने एंगल पे जो है फोर्स को लगाएं जिससे हमें कम से कम फोर्स में बॉडी को आसानी से हम मूव करा पाएँ। तो ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसके बराबर ही हमें फोर्स की
फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल रखना होगा, तो हम आसानी से बॉडी को मिनिमम फोर्स दैट इज पी साइन फाई के बराबर अमाउंट में फोर्स लगा के और बॉडी को मूव करा पाएंगे। चलिए तो फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।